नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रेगनेंसी। इस लेक्चर में हम प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इन प्रेगनेंसी एम्ब्रियो ऑलरेडी इम्प्लांटेड इन द यूट्रीन वॉल एंड नाउ एम्ब्रियो विल ट्राई टू टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द यूट्रीन वॉल। सो प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन ऑलरेडी यूट्रस में यूट्रीन वॉल पे हो चुका होता है एंड अब एम्ब्रियो यूट्रीन वॉल से न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करता है। सो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। सो जब एम्ब्रियो का सक्सेसफुली यूट्रस में यूट्रीन वॉल पे इम्प्लांटेशन होता है, इसी कंडीशन को हम प्रेगनेंसी कहते हैं। सो प्रेगनेंसी इज़ द कंडीशन ऑफ कैरिंग वन और मोर एम्ब्रियो इन द यूट्रस एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जेस्टेशन। सो मदर के यूट्रस में एक या एक से ज़्यादा एम्ब्रियो को कैरी करने के कंडीशन को ही हम प्रेगनेंसी कहते हैं एंड इसे जेस्टेशन भी कहते हैं। सो जेस्टेशन रिफर टू द पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अप टू पार्चुरेशन। सो जेस्टेशन पीरियड एग के फर्टिलाइज होने से लेकर उनके डिलीवरी होने तक के बीच के पीरियड को ही हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। And the average period of pregnancy in human lasts for 266 days from fertilization or 280 days counted from LMC, that is last menstruation cycle. So human being में pregnancy का जो average period होता है वो fertilization के day से 266 days होता है and it will count from LMC. अगर हम इसे लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की डे से काउंट करते हैं सो इट इज़ 280 डेज़, दैट इज़ 266 डेज़ फर्टिलाइजेशन से एंड 14 डेज़ ओव्यूलेशन का। सो इन एवरेज वी कैन से अ फुल टर्म प्रेगनेंसी लास्ट 40 वीक्स। जो फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक्स की होती है। सो इफ विल डू 40 into 7 दैट इज़ 280 डेज़। सो प्रेगनेंसी टोटल if we'll count from last menstrual cycle it is 280 days. So already हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से ब्लास्टुलेशन स्टेज में सेल्स अरेंज होती हैं टू ग्रुप्स में। यस और जो इनका आउटर लेयर ऑफ सेल होता है ये होता है ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। आउटर लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट एंड यहाँ अंदर की तरफ इनर सेल मास प्रेजेंट होता है। यस सो दिस इज ट्रोफोब्लास्ट and this is inner cell mass. So already हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस तरह से ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स ये ट्रोफोब्लास्ट के फॉर्म में इम्प्लांटेशन के समय यूट्रीन वॉल से अटैच होने में हेल्प करती हैं एंड ये जो इनर सेल मास हैं एम्ब्रियो के प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ट्रोफोब्लास्ट लेयर एम्ब्रियो को यूट्रीन वॉल पे अटैच होने में हेल्प करता है एंड जो इनर सेल मास है इन्हीं से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। सो आउटर सेल मास मेक्स ट्रोफोब्लास्ट लेयर एंड इनर सेल मास विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड व्हेन दिस ट्रोफोब्लास्ट स्टिक विद द यूट्रीन वॉल एंड जब ये ट्रोफोब्लास्ट यूट्रीन वॉल से स्टिक होता है देन इट मेक्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तब यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होता है एंड इसे हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इन्हें हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई एंड नाउ दिस कोरियोनिक विलाई ओनली स्टिक ऑन द यूट्रीन वॉल। अब ये कोरियोनिक विलाई रीजन से ही एम्ब्रियो स्टिक होता है यूट्रीन वॉल से एंड ट्राई टू मेक एन इंटीग्रेशन विद द यूट्रीन वॉल ऑफ मदर। तो अब ये कोरियोनिक विलाई रीजन से ही एम्ब्रियो स्टिक होता है यूट्रीन वॉल पर एंड मदर के यूट्रीन वॉल से एक इंटीग्रेशन बनाने की कोशिश करता है एंड देन दिस कोरियोनिक विलाई इज सराउंडेड बाय यूट्रीन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। सो अब ये जो कोरियोनिक विलाई होता है ये सराउंडेड होता है यूट्रीन टिश्यू से। जो यूट्रस के टिश्यूज़ हैं जब भी अपना एक एसोसिएशन बनाता है, एक इंटीग्रेशन बनाता है मदर के यूट्रीन वॉल से, देन ये सराउंडेड हो जाता है यूट्रीन टिश्यू से। यूट्रस के जो टिश्यूज़ हैं उनसे सराउंडेड होता है एंड मैटरनल ब्लड एंड कोरियोनिक विलाई एंड यूट्रीन टिश्यू, अब इनमें एक इंटीग्रेशन होता है। मदर के ब्लड एंड ये जो कोरियोनिक विलाई है ये एंड यूट्रस के जो टिश्यूज़ हैं ये मिलकर एक
इंटीग्रेशन बनाते हैं और ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट तैयार करते हैं जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये यू कैन सी प्लेसेंटल विलाई। सो जब मैटरनल ब्लड एंड दिस कोरियोनिक विलाई एंड यूट्रीन टिश्यूज़, जब इनके बीच में एक इंटीग्रेशन फॉर्म होता है, देन यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट तैयार होती है, एंड इसी को कहते हैं हम प्लेसेंटा। So chorionic villi, uterine tissues when joined with each other to form a structural and functional unit that is called as placenta. As structural and functional unit, this placenta develops in between chorionic villi and uterine tissue, but its arrangement is like that, so mother's blood do not mix with fetus blood. So there is no mixing of any way between mother's and fetus blood. Here only exchange takes place. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट डेवलप हो रहा है कोरियोनिक विलाई एंड यूट्रीन टिश्यू के बीच में, इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि मदर का ब्लड फिटस के ब्लड से मिक्स नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट का। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। And this placenta, it develops an association between fetus and mother. अभी जो placental villi है और we can say placenta, ये mother and fetus के बीच में एक association तैयार करता है so that fetus can get continuous supply of nutrients and oxygen. And through the placenta only the waste product and CO2 gets released and collected in the mother's blood. सो प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर की बॉडी से फीटस को कंटिन्यूस न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता है। इनकी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट एंड CO2 भी रिलीज़ होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर की बॉडी में जाता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लेसेंटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस प्लेसेंटा कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय umbilical cord. You can see here this is umbilical cord. So here you can see this is placenta. ये वाला जो रीजन है ये placenta है. This is fetus. अब placenta fetus से जुड़ा हुआ है umbilical cord से. This is the umbilical cord. So this organization, this placenta villi is very important as immunoglobulin transfer takes place from mother to fetus through placenta. जो भी इम्यूनोग्लोबिन्स का ट्रांसफ़र होता है मदर से फीटस में वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है, तो इसलिए प्लेसेंटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड थ्रू प्लेसेंटा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर ब्लड ट्रांसफर टू द फीटस एंड वेस्ट प्रोडक्ट एंड CO2 ऑफ फीटस ट्रांसफर्स टू द मदर्स ब्लड. सो इन वेरी रेयर केसेस इफ मदर इज इन्फेक्टेड in any kind of infection it transfer to fetus, that is in very rare case. And this umbilical cord, it is a wire like structure. You can see it is wire like structure which connects this placenta to fetus. ये placenta को fetus से connect करता है and this is umbilical cord and has to be cut after parturition. Delivery के बाद ये umbilical cord को cut कर दिया जाता है. So this placenta villi and this umbilical cord, they helps and support the pregnancy. So placenta villi and umbilical cord ये pregnancy को help करते हैं, pregnancy को support करते हैं. So as we had discussed, on average a full term pregnancy lasts 280 days when counted from last menstruation cycle, and this pregnancy period of approximately 9 months is divided into 3 trimesters of 3 months each. So average full term pregnancy 280 days का होता है if counted from last menstruation cycle, or we can say 40 weeks, that is 9 months. एंड ये 9 मंथ का प्रेगनेंसी डिवाइडेड होता है 3 ट्राइमेस्टर्स में, एंड हर एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स होते हैं. सो ईच ट्राइमेस्टर ऑफ 3 मंथ्स. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज़ फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू 12th वीक. सो फर्टिलाइजेशन की डेट से 12th वीक के बीच का जो फेज़ होता है दैट कम्स अंडर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, and it is the time of most radical changes in mother and embryo.
एंड इस फेज़ में मदर एंड एम्ब्रियो में बहुत ही फास्ट एंड ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं. एंड द एम्ब्रियो रिसीव न्यूट्रिएंट्स इन द फर्स्ट 2 to 4 वीक्स डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोमेट्रियम. सो इनिशियली फर्स्ट 2 to 4 वीक्स तक एम्ब्रियो डायरेक्टली मदर के यूट्रस में एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिशन रिसीव करता है. एंड इट इज़ द मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन. एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एम्ब्रियो में ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है एंड उनके बॉडी ऑर्गन्स में डेवलपमेंट होता है. एंड बाय द एंड ऑफ 8th week द मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन द एडल्ट्स आर फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो in a rudimentary form and the embryo is now called fetus. And 8th week के एंड तक एडल्ट्स में जो मेजर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो एम्ब्रियो में भी फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रुडिमेंट्री फॉर्म में रहते हैं. रुडिमेंट्री फॉर्म मीन्स लाइक दीज मेजर स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन एडल्ट्स. जो एडल्ट्स में मेजर इंपॉर्टेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो एम्ब्रियो में फॉर्म तो हो जाते हैं, लेकिन वो एक अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में रहते हैं. मीन्स वो स्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं रहते हैं, लेकिन फॉर्म हो जाते हैं. एंड अब एम्ब्रियो को हम फीटस कहते हैं. नाउ फीटस इज़ अबाउट 3 centimeter लॉन्ग. अब फीटस लंबाई में लगभग 3 centimeter लॉन्ग हो जाता है एंड में आर्म्स, हैंड, फिंगर, फीट, टोज़ ये फॉर्म हो जाते हैं. एंड फीटस कैन ओपन एंड क्लोज माउथ एंड फीस्ट. अब फीटस अपना माउथ एंड फीस्ट को ओपन या क्लोज कर सकते हैं. एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ फुल्ली फॉर्म्ड एंड वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम बिगन्स. अब इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से फॉर्म हो जाते हैं एंड उनमें एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है. नाउ मूवमेंट्स ऑफ फीटस बिगन बट मदर कैन नॉट फील इट. अब फीटस में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है लेकिन मदर उनको फील नहीं कर पाती फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. एंड हार्ट बीट्स कैन बी हर्ड फ्रॉम 6th week. और हम 6th week में फीटस का हार्ट बीट सुन सकते हैं. एंड नाउ प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिकम हाई and menstrual cycle is suspended till the end of pregnancy. So अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई हो जाता है प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और वी कैन से सस्पेंड हो जाती है प्रेगनेंसी के एंड तक. Now at the end of first trimester fetus is about 7 to 10 centimeter long. So first trimester के एंड तक फीटस की लंबाई लगभग 7 to 10 centimeter तक हो जाती है. एंड मीन वाइल द मदर्स बॉडी ऑल्सो अंडरगो रैपिड चेंजेस. सो इसी बीच में मदर की बॉडी में बहुत तेज़ी से चेंजेस होते हैं एंड हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनिशिएट चेंजेस इन हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो इस बीच में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होने की वजह से मदर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी चेंजेस होते हैं एंड द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा ग्रोज एंड द यूट्रस बिकम लार्जर. सो मदर के बॉडी के पार्ट का जो प्लेसेंटा होता है वो उनमें अब ग्रोथ होती है, वो ग्रो होते हैं एंड यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है. इन दिस पीरियड द मदर एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग सिकनेस, नॉशिया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग एसेट्रा. एंड इस पीरियड में मदर को मॉर्निंग में सिकनेस फील होता है जिसमें नॉशिया, वॉमिटिंग या उनके मूड में चेंजेस ये सब होता है. Now let's see the second trimester of pregnancy, that is from 13 to 26th week. So 13 से 26 week के बीच का जो phase होता है that comes under second trimester of pregnancy and it is the period of rapid growth of fetus. And इस period में fetus में बहुत तेज़ी से growth होती है and the uterus grows enough for the pregnancy to become obvious. And अब pregnancy perceive करने के लिए uterus में enough growth होती है. And the fetus is very active and grows to about 30 centimeter. And second trimester में a fetus बहुत ही एक्टिव होता है एंड उनमें ग्रोथ होती है एंड लगभग 30 सेंटीमीटर तक लेंथ में बढ़ जाते हैं. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बिगन्स. अब इनमें ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. नाउ हार्मोन लेवल्स स्टेबलाइज एज HCG डिक्लाइंस, द कॉर्पस ल्यूटियम डिटोरिएट्स and the placenta completely take over the production of progesterone which maintains the pregnancy. So अब second trimester pregnancy में
हार्मोन का लेवल स्टेबलाइज होने लगता है क्योंकि यहाँ पे अब HCG का लेवल डिक्लाइन होता है। हियर यू कैन सी HCG का लेवल बहुत ही हाई होता है इनिशियल प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में HCG का लेवल डिक्लाइन होता है। हियर ऑल्सो यू कैन सी इन दिस ग्राफ, तो यहाँ पे इनका HCG का लेवल इफ विल सी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में इनका लेवल नीचे आने लगता है। हियर ऑल्सो यू कैन सी HCG का लेवल कम होने लगता है एंड अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ओवरी से कॉर्पस ल्यूटियम में जो प्रेजेंट है वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करते हैं। सो यू कैन सी ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हो रहा है ओवरी से, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में ओवरी के साथ ही प्लेसेंटा से भी प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगता है एंड मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन प्लेसेंटा से होता है जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। So initially in menstrual cycle, these hormones released by corpus luteum, but later in further pregnancy, placenta itself start releasing these hormones, progesterone and estrogen, so that in later pregnancy there is no much need of corpus luteum. यस, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनिशियली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होते थे ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम से, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होते हैं एंड लेटर प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा इटसेल्फ स्टार्ट करता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज़ करना। सो लेटर प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती बिकॉज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन अब प्लेसेंटा से ही होता है। सो हियर यू कैन सी थर्ड ट्राइमेस्टर में ओवरी से किसी भी तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं हो रहा है। सो हियर यू कैन सी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HCG का लेवल हाई था, सेकेंड ट्राइमेस्टर में HCG का लेवल डाउन होने लगता है, थर्ड ट्राइमेस्टर तक HCG का लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है क्योंकि इनिशियल प्रेगनेंसी में ही HCG का लेवल हमेशा हाई होता है एंड द हाई लेवल ऑफ HCG ओनली इंडिकेट्स प्रेगनेंसी, बट लेटर प्रेगनेंसी में HCG का लेवल डाउन हो जाता है। एंड इनिशियल प्रेगनेंसी में जहाँ पर हार्मोन्स रिलीज़ होते थे कॉर्पस ल्यूटियम में, वहीं पर लेटर प्रेगनेंसी में अब ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं प्लेसेंटा से, विच मेंटेन्स प्रेगनेंसी। Now ultrasound or sonography at 18 to 20 weeks shows baby's growth and position. So अब 18 to 20 weeks में अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी से बेबी की ग्रोथ और उनकी पोजीशन का पता चलता है एंड फ्रॉम दिस एस्टिमेटेड ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी कैन बी इस्टेब्लिश्ड। एंड अब सोनोग्राफी की वजह से बेबी की डिलीवरी का ड्यू डेट का पता चलता है एंड बेबीज़ मूवमेंट कैन बी ईजिली फेल्ट बाय द मदर। एंड इस फेज़ में बेबी का मूवमेंट मदर ईजिली फील कर सकती है। हेड हैज़ हेयर, आईब्रोज एंड आई लैशेज अपीयर्स, पिन्ना डिस्टिंक्ट। तो अब इस फेज़ में बेबी के हेयर्स ग्रोथ स्टार्ट हो जाते हैं, उनके आईब्रोज, उनके आई लैशेज, उनके ईयर पिन्ना, सो ये डिस्टिंक्ट हो जाते हैं एंड अपीयर हो जाते हैं। एंड नाउ द बेबी रीचेज हाफ द साइज़ ऑफ अ न्यू बॉर्न। और अब बेबी का साइज़ न्यू बॉर्न बेबी से हाफ साइज़ का हो जाता है, मतलब जिस साइज़ में बेबी बॉर्न होता है उससे हाफ साइज़ तक बेबी का ग्रोथ हो चुका होता है, जहाँ पे उनमें पूरी तरह से आईज़, ईयर, फिंगर, टोज़ ये डेवलप हो जाते हैं। Now third or final trimester of pregnancy, that is from 27th week till the parturition. So 27th week से parturition या delivery के बीच का जो phase होता है that comes under third trimester. And the fetus grows to about 3 to 4 kg in weight and 50 centimeter in height. So इस phase में fetus का weight around 3 to 4 kg हो जाता है और उनका length 50 centimeter तक हो जाता है. And eyes are open and there is gain in body weight. अब fetus की eyes open होती हैं and उनका body का weight बढ़ता है. And as the fetus grows, the uterus expands around it and the mother's abdominal organ become compressed and displaced, leading to frequent urination, digestive blockages and strain in the back muscles.
नाउ फीटस में ग्रोथ होने की वजह से मदर का यूट्रस एक्सपेंड होता है एंड मदर के एब्डोमिनल ऑर्गन्स कंप्रेस्ड हो जाते हैं एंड डिस्प्लेस होते हैं। उनमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डाइजेस्टिव ब्लॉकेजेस एंड उनके बैक मसल्स में स्ट्रेन आता है। एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर द फीटस बिकम फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर पार्चुरेशन। और अब थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड तक फीटस पूरी तरह से डेवलप होता है एंड पार्चुरेशन के लिए या डिलीवरी के लिए रेडी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेगनेंसी। So now in this way we had discussed about pregnancy, and in the next lecture we'll discuss in detail about placenta.